हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम अपनी पॉलिटी की सीरीज में 1793 तक के एक्ट को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट तथा 1853 के चार्टर एक्ट को कवर करेंगे। उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता प्रारंभ हो जाएगी। तो वो वाला एक्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट को। तो जैसा कि 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो उसके बाद कोई एक्ट नहीं आया, उसके बाद सीधा आया 20 वर्ष बाद 1813 का चार्टर एक्ट। इसी 1813 के चार्टर एक्ट में भी कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसी प्रकार 1813 में 20 वर्ष ऐड करने के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। तो 1813 चार्टर एक्ट को देखते हैं। तो इसमें कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार अर्थात कंपनी का भारतीय व्यापार पर मोनोपोली समाप्त हो गई, लेकिन चाय और चीन के व्यापार के साथ एकाधिकार बना रहा। एकाधिकार क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, आइए हम समझते हैं। एकाधिकार अर्थात एक का अधिकार, किसी वस्तु पर केवल एक व्यक्ति या एक संस्था या एक कंपनी का अधिकार होना एक अधिकार कहलाता है। तो जैसा कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। उसके बाद राजा जेम्स आए, तो राजा जेम्स ने उस 15 वर्ष को अनियमित काल के लिए कर दिया। एकाधिकार को, भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को अनियमित काल के लिए कर दिया। लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि अगर ब्रिटिश संसद चाहे तो उस मोनोपोली, उस एकाधिकार को समाप्त कर सकती है। उसी के चलते भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओनली चाय और चीन के व्यापार पर ही एकाधिकार रहा कंपनी का। अर्थात अब कोई भी यूरोपीय शक्ति, कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है, सिवाय चाय और चीन के। केवल चाय और चीन को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर, अन्य सभी व्यापार पर व्यापार कर सकती है कोई भी अन्य यूरोपीय कंपनियां। अर्थात चाय या चीन के व्यापार को छोड़कर अन्य सभी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित प्रदेशों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से भारत पर राजा की प्रभुता स्थापित नहीं होगी, वो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा होगी, 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन अभी प्रयास किए जाने लगे, और ये प्रयास तो 1773 के चार्टर एक्ट से ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो गए थे। उसी प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। अर्थात भारत में अभी ब्रिटिश पादरी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ब्रिटिश पादरियों को या ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई, और वो भारत आकर लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, ईसाई शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, वेस्टर्न शिक्षा। और इसी समय में भारत में धर्म परिवर्तन किया गया, वो भारतीयों को ईसाई बनाया गया, कई भारतीयों को ईसाई बनाया गया। इसी एक्ट के तहत भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई। जैसा कि अभी बताया था कि ईसाई मिशनरियाँ आई, अब वो भारत में लोगों को प्रबुद्ध करेंगी। इस कानून के तहत, इसी एक्ट के तहत भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। जो 1813 का एक्ट है, इसके अनुसार भारत में अगर जो कर भुगतान नहीं कर रहा है, उसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई। क्या दंड पहले नहीं दिया जाता था? पहले भी दिया जाता था, लेकिन अब कानूनी रूप से दंड की व्यवस्था की गई। इसी के साथ हमारा 1813 का चार्टर एक्ट खत्म होता है, समाप्त होता है, और अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट।
जैसा कि 1813 के चार्टर एक्ट और 1793 चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, उसी प्रकार इसमें भी कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। और जो 1813 में कंपनी का एकाधिकार बचा था चाय और चीन के साथ, वो भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब कोई भी यूरोपीय कंपनी या कोई भी यूरोपीय व्यापारी भारत आकर व्यापार कर सकता है, उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अगर कोई पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे जाएं तो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक संपूर्ण भारत के हैं, जिसके द्वारा अगर भारत का पूर्ण एक गवर्नर जनरल बना दिया जाए, पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया जाए, तो प्रशासन को केंद्रीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार जिससे भारत के प्रशासन को केंद्रीकरण हो गया, अर्थात भारत के संपूर्ण प्रशासन पर केंद्र की प्रभुता स्थापित हो गई। इसने मद्रास व मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया तथा भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अर्थात जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें जो बम्बई और मद्रास थे, जो प्रांत थे बम्बई और मद्रास, उनके गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया। और उसके लिए भी बम्बई और मद्रास अर्थात संपूर्ण भारत के लिए केवल गवर्नर जनरल कानून बना सकता है। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसे केवल परिषदों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, परंतु मत देने का अधिकार न था। जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उन सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में उन सदस्यों की संख्या पुनः 4 कर दी गई। लेकिन जो चौथा सदस्य था वो केवल परिषदों की बैठकों में भाग ले सकता था, मत देने का अधिकार उसे नहीं था। इस एक्ट में धारा 87 के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसमें केवल प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास 1853 के चार्टर एक्ट में सफल हो गया। और इसे सफल करने के लिए 1854 में मैकाले कमेटी बनाई गई। 1833 के एक्ट के तहत भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा भी दी गई। तो आइए हम एक बार रिवीजन करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद हम कवर करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें कंपनी का अधिकारों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय व चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। अर्थात बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, जिससे भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण हो गया। इसने मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अर्थात मद्रास व बम्बई के गवर्नर अब अपने लिए कानून नहीं बना सकते हैं तथा भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अर्थात पहले 4 थे, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्य कर दिए गए थे। इसमें पुनः 4 कर दिए गए, लेकिन चौथे सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। केवल उन्हें चौथा सदस्य परिषदों की बैठकों में भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता।
इस एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया। केवल प्रयास किया गया, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इसे सफल किया गया। यह प्रयास सफल हुआ। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं रखा जाएगा, जो धारा 87 के तहत थे। 1833 के चार्टर एक्ट में भारत सरकार को दासों की अवस्था सुनाने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा भी दी गई। चलिए आइए हम कवर करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया और यही अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद 1857 की क्रांति होगी, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम आए। इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड तथा उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, और परंतु धन कंपनी देगी। जो धन अभी भारत के राजस्व से दिया जाता था, वो अब धन कंपनी देगी। तो ये भारत के लिए तो अच्छा ही था, भारत का राजस्व बढ़ेगा। इसमें डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें भी 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अर्थात सबसे पहले जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी संख्या 24 थी, जो सबसे ज़्यादा निवेशक थे कंपनी में। कंपनी एक प्राइवेट संस्था थी, हालांकि इसमें महारानी के भी कई शेयर्स थे, और जो सबसे ज़्यादा शेयरधारक थे वो उन्हीं को डायरेक्टर बनाया गया। वही 24 डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी संख्या अब 18 कर दी गई। उसमें भी 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसमें विधान परिषद का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत विधान परिषद का भी गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 12 की गई। विधान परिषद क्या थी? जो गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारिणी परिषद थी, उसी में और अन्य सदस्यों को जोड़कर विधान परिषद बनाई गई। इसमें सदस्य 12 किए गए। इसमें 6 सदस्यों को नए 6 सदस्य जोड़े गए। इसके सदस्यों को विधान पार्षद कहा गया। इसमें 6 अन्य नए सदस्य जोड़े गए तथा 4 तो वही पुराने थे सदस्य। जो 4 सदस्य थे वो पुराने थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य 3 सदस्य थे, और एक जो चौथा विधि सदस्य जोड़ा गया था कानून बनाने के लिए, उस विधि सदस्य को भी पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो 6 सदस्य जो नए पार्षद जोड़े गए, 4 जो पुराने सदस्य थे, और 2 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त 2 अन्य असैनिक पदाधिकारी थे। अर्थात 6 + 4 + 2 अर्थात 12। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। विधान परिषद किसके लिए बनाई गई थी? विधान परिषद गवर्नर जनरल के लिए बनाई गई थी। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया भारतीय विधान परिषद, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद। इसके सदस्यों को विधान पार्षद कहा गया। विधान परिषद को छोटी संसद कहा गया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। छोटी संसद से क्या मतलब है? बड़ी संसद तो ब्रिटिश संसद को कहा जाता था। ब्रिटिश संसद है तो बड़ी संसद होगी, और इसमें इसी ने विधान परिषद का निर्माण किया, तो विधान परिषद को छोटी संसद कहा गया। लेकिन जो प्रक्रिया ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, उसी को विधान परिषद में भी अपनाया गया। जैसा कि अभी बताया था, भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रयास किया गया था, खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। उसी प्रयास को 1853 के चार्टर एक्ट में सफल किया गया। इसमें खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई खुली प्रतियोगिता व्यवस्था, अर्थात ना कोई जाति हो, ना कोई धर्म की व्यवस्था हो, और ना किसी रंग की व्यवस्था हो, अर्थात ना गोरे ना काले रंग की व्यवस्था हो। इसलिए इसे भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इस योजना को लागू भी किया जाएगा। तो इस योजना को लागूकर्ता के रूप में 1854 में सर मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसी को मैकाले समिति कहा जाता है। इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, अर्थात जब संसद चाहे
तो वो कंपनी का शासन भारत पर से समाप्त कर सकती है और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ कर सकती है। और वही किया गया इसके बाद 1858 के शासन अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम में, 1858 के भारत सरकार अधिनियम में ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ कर दिया गया तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। हाँ, एक क्वेश्चन और, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसे 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। उससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, जो कई कंपनियों से मिलकर बनी थी। और उससे पहले भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम उससे पहले भी था। जब कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, तब उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अर्थात जो ईस्ट इंडिया, जो यूरोपीय कंपनी थी अंग्रेजों की जो यूरोपीय कंपनी थी, उसे सबसे पहले जब 1600 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई तो उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा उसका नाम था। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसके बाद एक आई न्यू कंपनी की स्थापना हुई। एक हुई न्यू कंपनी की स्थापना कब हुई? 1688 ईस्वी में। और एक आई जनरल सोसाइटी नाम से कंपनी आई, एक जनरल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1698 ईस्वी में। और एक थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। तो इसकी स्थापना हुई इसकी भी स्थापना 1698 ईस्वी में हुई। और जब इन तीनों कंपनियों को, और ये चौथी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी उसका नाम पहले था, इन सारी कंपनियों को मिलाकर 1708 ईस्वी में एक कंपनी बनाई। इन सारी कंपनियों को ऐड करके 1708 ईस्वी में बनाई गई द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इतने बड़े नाम से बनाई गई 1708 ईस्वी में। और इसी कंपनी का 1833 ईस्वी में नामकरण किया गया। 1833 ईस्वी में इसका नाम बदला गया, तो उसका नाम एक संक्षिप्त रूप में कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब अपनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।